हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स पेपर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र 2012 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 27 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि नितिन 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें क्वेश्चन में जैसे से बोला जा रहा है सेम उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल। माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, दोनों चाल मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चीज़ क्या बस है, यहाँ पे मानेंगे बस की चाल। ठीक है, ये है y किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद इसमें कह रहा है कि देखो नितिन 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, इसकी दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर। तो इस दूरी को तय करने के लिए नितिन क्या करता है, इसमें कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करता है। और पहले कंडीशन में बोला गया है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करते तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। तो देखिए समय बराबर होता है, हमें पता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से, 6 नंबर का क्वेश्चन ही है। तो समय को हम t1 मान लेते हैं, दूरी 60 किलोमीटर दूरी तय करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे x, इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि शेष दूरी, पहले 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से तय करता है और बाकी जितना दूरी बचेगा वो बस द्वारा तय करता है। तो यहाँ पे 300 किलोमीटर टोटल दूरी है। अगर 300 में से 60 घटा देंगे तो बचेगा क्या, 240। ठीक है, यानी 240 किमी दूरी बस द्वारा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा ये पूरा विस्तार से, क्योंकि 6 नंबर में आया है तो लिखना पड़ेगा। बस द्वारा तय करने में लगा समय। ये T2 मान लेंगे, T2। अब देखिए दूरी क्या है 240 है, सेम वही फॉर्मूला है, तो यहाँ पे दोबारा मैंने रिपीट नहीं किया, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, ये समय बराबर दूरी बट्टे चाल से ही होगा। दूरी क्या है 240 है और बस की चाल हमने पहले क्या माना था, y माना था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा बाकी जो शेष दूरी बचता है बस द्वारा तय करने में उसको 4 घंटे लगते हैं। तो T1 यानी रेलगाड़ी द्वारा जो समय लगा है और बस द्वारा जो समय लगा है, दोनों मिला करके टोटल 4 घंटे लगते हैं। तो T1 हमारे पास है 60 बट्टे x प्लस T2 हमारे पास है 240 बट्टे, सर यहाँ पे y आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस की चाल y माना था तो y आएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, बराबर है 4। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन और भी कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा बाकी शेष दूरी बस से तय करे तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो यहाँ पे लिखना है 100 किमी दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में
तय करने में लगा समय। ठीक है, इसमें हम कैपिटल T1 मान लेते हैं, तो दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वही फार्मूला है, क्योंकि करके लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, ये यहाँ पे लिखे या इससे पहले लिखे तब भी ठीक है। और बाकी दूरी बचेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 300 में से 100 को घटाएंगे तो बचेगा 200। ठीक है, 200 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। बस द्वारा तय करने में लगा समय, ये वाला हम मान लेंगे कैपिटल T2। तो इसमें दूरी बट्टे चाल, बस के लिए चाल y है। फिर पुनः प्रश्न अनुसार, यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। ठीक है, अब देखिए जो दूरी लग रहा था, मतलब समय लग रहा था, वो पहले जितना लग रहा था उससे 4 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। सॉरी, पहले जितना समय लग रहा था उससे 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 मिनट तो लिखेंगे लेकिन उसको घंटे के रूप में बदल के लिखेंगे, यानी 60 से इसको भाग दे के लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे 60 से इसलिए भाग दिया क्योंकि मिनट को हमने घंटे में चेंज कर दिया, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो T1 की जगह पे 100 बट्टे x, T2 की जगह पे 200 बट्टे y। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 6 24 या 25 बट्टे 6 हो जाएगा, समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1, ये समीकरण 1 और 2 को हल करना है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं माना 1 बट्टे x बराबर a तथा 1 बट्टे y बराबर b। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 क्या था हमारे पास, ये था, यानी 60a प्लस 240b लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 60a प्लस 240b बराबर 4, ये समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए समीकरण 2 अभी हमारे पास आया था, ये वाला आया था। तो 100a प्लस 200b ये आ जाएगा, 100a प्लस 200b बराबर 25 बट्टे 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर और एक समीकरण बना देते हैं, तिरछी गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। तो ये 600a आ जाएगा प्लस 6 दूनी 1200b आ जाएगा बराबर 25। ठीक है, ये हमारा समीकरण 4 बन जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को हल करना है। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, अगर मैं इस समीकरण 3 को देखता हूँ तो यहाँ पे 60a है और यहाँ पे समीकरण 2 में 600a है। तो अगर मैं समीकरण 3 को 10 से गुणा कर दूंगा तो इस प्रकार हो जाएगा, फिर विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से अगर इसको गुणा कर देंगे तो ये 600a हो जाएगा, प्लस इसको 10 से गुणा कर देंगे तो 2400b हो जाएगा, और इसको 10 से गुणा करने पर ये 40 हो जाएगा। ये समीकरण 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा देना है। ठीक है, विलोपन विधि से हल हो रहा है, ये सबको पता ही होगा विलोपन विधि। समीकरण 5 में से हम समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 600 लिखेंगे और 1200, ठीक, b और यहाँ पे 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1200 बचेगा, b इसमें से घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1, इस प्रकार से इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। b बराबर 15 बट्टे 1200, यहाँ पे इसको काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौको 12। ठीक है, इस प्रकार से 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो b बराबर हो जाएगा 1/80। ये तो b का मान आ जाएगा। b का मान देखिए यहाँ पे हम समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, इजी पड़ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 1/80 समीकरण 3 में रखने पर,
समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए 60A प्लस 240 B की जगह पे 1/80 रखेंगे और यहाँ पे 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 8 तिया 24। तो 60A, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 उधर जाएगा तो इसको सॉल्व कर देंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे। तो यहाँ पे 60A = 1 आ जाएगा, A बराबर 1/60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने शुरू में माना था यहाँ पे ये 1/x बराबर a माना था, तो वही चीज़ लिखना है, 1/x बराबर a लिखना है। तो 1/x, a की जगह 1/60, जब इसको तिरछे गुणा कर देंगे तो x बराबर 60 आ जाएगा। दूसरी चीज़ माना था 1/y बराबर b माना था। ठीक है, 1/y बराबर b, यानी 1/y, b का मान आया था 1/80, तिरछे गुणा कर देंगे तो y बराबर 80 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने शुरू में जो माना था, देखिए शुरू में ये माना था हमने कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे लिख देना है लास्ट लाइन में, यहाँ पे ये लिखना है कि अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये लिख देनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, यानी 28 का अथवा वाला ही है। तो देखिए अथवा वाला कैसे होगा। इसमें कह रहे हैं कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है। आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये इसको ना पढ़ते हुए चित्र बनाना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका साथ में चित्र भी बनाते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा वाले लगते हैं लेकिन है इजी बहुत। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयताकार पार्क बनाते हैं और इसके साइड में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये और ये बराबर है। समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इजी है, बस समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह रहे हैं कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। देखिए क्या कह रहे हैं, चौड़ाई जो है यानी ये चौड़ाई इसकी लंबाई अगर x मान लेंगे तो इसकी चौड़ाई उससे 3 कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना है माना आयताकार पार्क की लंबाई। ठीक है, ये मानना पड़ेगा x, मात्रक मीटर में है तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो प्रश्न अनुसार चौड़ाई क्या हो जाएगी, प्रश्न अनुसार इसकी जो चौड़ाई होगी वो उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन तो हमें पता चल गया है। देखिए इसमें कह रहा है साफ साफ कि इसकी जो चौड़ाई है इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। ठीक है, आगे कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, यानी जो त्रिभुज है इसका जो आधार है ये आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, यानी आधार x - 3 हो जाएगा। और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई हमारा है दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। तो यहाँ पे लॉजिकली चीज़ ये कहा जा रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। बस यही यहाँ पे लॉजिक है, उसके बाद इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार क्या है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखना है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, ये सब लिखना पड़ता है। x - 3 मीटर और ऊंचाई ये तो दिया ही है। ठीक है, ऊंचाई बराबर है 12 मीटर। अब यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है
वो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे कितना ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे 4 वर्ग मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ग मीटर ज़्यादा है। बस यही लॉजिक। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए चित्र में लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई x - 3, तो यहाँ पे x गुणा x - 3। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए इसमें क्या है, हमें आधार पता है और ऊंचाई भी पता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ऊंचाई की जगह पे 12 और यहाँ पे प्लस का 4 लिख देंगे। यहाँ से इसको काटेंगे, 2 × 12, इसको अंदर गुणा कर देंगे x² - 3x, इसको अंदर गुणा कर देंगे 6 से, 6x - 6 18 + 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² - 3x 6x माइनस का 14 हो जाएगा। दोनों के इधर ले आते हैं, x² - 3x - 6x + 14 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² - 9x क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 का फैक्टर कर देंगे, 2 × 7 = 14, 7 × 7 यानी 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ये। तो x² - 7 + 2x + 14 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x² - 7x - 2x + 14 = 0। इसमें से सॉल्व कर देते, कॉमन लेते हैं, x - 7 इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, x - 7 = 0। तो यहाँ पे x - 7 और x - 2 = 0 हो जाएगा। x - 7 = 0, x - 2 = 0, x = 7 हो जाएगा और यहाँ पे x = 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यू आया है। अब देखिए इसमें से एक वैल्यू हमें लेना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लंबाई x है, चौड़ाई इतना है। अगर मैं x की जगह पे 7 रखता हूँ तो यहाँ पे चौड़ाई 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूँ, क्योंकि x का मान 2 भी आया है, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो यहाँ पे 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 होगा, तो ये असंभव हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर 7 मीटर और चौड़ाई बराबर 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।